13 जून को पश्चिम एशिया का आसमान फिर से युद्ध की आंच में जल उठा जब इसराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया। ड्रोन, मिसाइलें और तेजी से बदलते घटनाक्रम ने एक बार फिर क्षेत्रीय स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस पर सऊदी अरब की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। आइए विस्तार से समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। एक ओर सऊदी अरब ने इसराइल द्वारा ईरान पर की गई कार्रवाई की निंदा की, तो दूसरी ओर इसराइल की ओर से साफ शब्दों में एक बयान आया जिसमें कहा गया कि इसराइल ने अरब देशों को ईरानी आक्रामकता से बचाया है। यानी सऊदी के बयान और इसराइल के बयान में अंतर ईरान को लेकर काफी हद तक है। जानकार मानते हैं कि सऊदी भले ही सामने से ईरान पर हमलों की निंदा करता हो या इसराइल के कार्यों की निंदा करता हो, लेकिन पर्दे के पीछे के खेल में उसका हाथ इसराइल के साथ ही होता है। अरब कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने। यही कारण है कि वे पर्दे के पीछे से इसराइल का साथ देते हैं। अमेरिका से अरब देशों की दोस्ती और दूसरी ओर अमेरिका और इसराइल की दोस्ती। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इस सैन्य कार्रवाई ने अरब देशों को बचाया। नेतन्याहू ने इसे इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता बताया और कहा कि इस ऑपरेशन ने इसराइल की सुरक्षा और भविष्य की रणनीति को मजबूती दी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमला ईरान के उन ठिकानों पर केंद्रित था जो इसराइल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन रहे थे। नेतन्याहू का यह बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब जैसे सुन्नी बहुल देशों ने ईरान पर इसराइल के हमलों की निंदा की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण उभर सकते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यह घटनाक्रम इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों को उजागर करता है। गौरतलब है कि 13 जून 2025 की रात इस्राएली वायुसेना ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ बताया गया। सऊदी अरब ने इसराइल की इस सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रियाद ने कहा कि यह हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। हम ईरान की जमीन पर हुए सैन्य हमले की घोर निंदा करते हैं। यह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और चेताया कि इस तरह के हमले पूरी खाड़ी क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इसराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि तुर्की और रूस जैसे देश हमले की आलोचना कर चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब एक बार फिर से दो पार्टों में फंस गया है। एक ओर अमेरिका और इसराइल के साथ उसकी रणनीतिक नजदीकी और दूसरी ओर ईरान के साथ चल रहे सामरिक संतुलन की जरूरत। इसराइल ईरान संघर्ष अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा। इनमें खाड़ी देशों की भूमिकाएं, वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रियाएं और कूटनीतिक बैलेंस सब कुछ शामिल है। सवाल यह है कि क्या यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है या अब भी बातचीत की गुंजाइश बाकी है। शुक्रवार को इसराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले कर दिए, जिसमें ईरान को अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। जवाब में ईरान ने इसराइल की ओर 200 से अधिक ड्रोन्स दागने का दावा किया है, जो इस वक्त सीरिया के रास्ते इसराइल जा रहे हैं। इस हमले ने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। 13 जून की तड़के इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम के तहत ईरान के 100 से अधिक सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले कर दिए। इन हमलों में 200 से अधिक इसराइली लड़ाकू विमानों ने 330 से अधिक बम गिराए। इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, जनरल मोहम्मद बागेरी और 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इसराइल के इस हमले के बाद ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए 200 से अधिक ड्रोन इसराइल की ओर दागे हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे ईमानदार वादा ऑपरेशन का नाम दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल को अब छोड़ने वाला नहीं है। ईरान ने यह भी कहा कि इसराइल ने यह गलती कर दी है, खून का बदला अब खून होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इसराइल के इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि अब सबसे बड़ी भूल इसराइल की तरफ से की गई है, जिसका बदला उसी हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन अब ईरान के लिए बुरी खबर यह है कि उसके कई बड़े अफसर इस हमले में मारे गए हैं।
बताया जा रहा है कि जिस वक्त इसराइल ने हमला किया उस वक्त ये सभी अफसर एक जगह पर मीटिंग कर रहे थे और इसकी भनक इसराइल को लग गई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसने तत्काल अपने फाइटर जेट्स के साथ ही तमाम उपकरणों से ईरान पर धावा बोल दिया, जिससे ईरान जब तक कुछ समझ पाता तब तक वहां पर तहस नहस हो चुका था। अमेरिका ने इसराइल को समर्थन देने का वादा कर दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुलाने की योजना बनाई है। भारत ने क्षेत्रीय शांति के लिए संयम और कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता की बात की है। सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब IRGC के शीर्ष नेता हुसैन सलामी की मौत की खबरें आई। साथ ही सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी की भी मौत हो गई। इधर 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी हमले में मारे गए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को आत्मरक्षा का कदम बताया और कहा कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम हो गया था, जिसे किसी भी हाल में रोका जाना जरूरी था। दूसरी ओर ईरान ने भी इसराइल को कठोर जवाब देने के लिए अब 200 से ज्यादा ड्रोन से हमले कर दिए हैं। हालांकि ये ड्रोन इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे ये तो उनके इसराइल पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। इधर दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका भले ही ये कह रहा हो कि वो इस हमले में शामिल नहीं है, उसने अपने आप को इस हमले से अलग कर लिया हो, लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका भी तैयारी कर चुका है ईरान पर हमला करने के लिए। वैश्विक समुदाय की तरफ से इसराइल के इस हमले की निंदा की जा रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ईरान में अब तक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है। ईरान के खिलाफ 13 जून 2025 को इसराइल ने एक भीषण हमला किया, जो अब तक का सबसे खतरनाक हमला है। इसमें न सिर्फ भीषण तबाही हुई, बल्कि ईरान के कई बड़े अफसर धराशायी हो गए। ईरान जवाबी हमले की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि उसने 200 ड्रोन के साथ इसराइल पर हमला किया। हालांकि ईरान के लिए सबसे चिंता का विषय है वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था और कहा जा रहा था कि वो 60% से अधिक संवर्धित यूरेनियम को तैयार कर चुका है। तब तक इसराइल ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में क्या संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान हुआ, इसकी कोई सटीक जानकारी अब तक नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि इस हमले में उनका प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी अब जीवित नहीं। इसराइल ने सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकानों को नहीं, बल्कि उस दिमाग को भी खत्म करने का दावा किया जो दशकों से ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम की नींव रख रहा था। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची, एक वैज्ञानिक, एक रणनीतिकार और वो शख्स जो अमाद योजना के केंद्र में थे। अमाद ईरान के परमाणु प्लान का नाम है। मोहम्मद मेहदी तेहरानची एक नाम जो ईरान के वैज्ञानिक जगत में लंबे समय से जाना पहचाना रहा है। मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी से थ्योरेटिकल फिजिक्स में डॉक्टरेट और फिर शाहिद बेहेश्ती विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर। उन्हें एक बुद्धिमान वैज्ञानिक और शैक्षणिक नेता के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनकी असली भूमिका पर्दे के पीछे थी। तेहरानची की असली पहचान तब सामने आई जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें अमाद प्लान का हिस्सा बताया। ईरान का वो गुप्त कार्यक्रम जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना था। वह सब प्रोजेक्ट 3x30 के प्रमुख थे, जो सीधे परमाणु विस्फोट परीक्षण से जुड़ा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. साथ ही 3x20 परियोजना में भी उन्होंने यूरेनियम ड्यूट्राइड बनाने की निगरानी की, एक ऐसा पदार्थ जो परमाणु हथियारों के लिए जरूरी होता है। तेहरानची केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं थे, वे सुप्रीम काउंसिल फॉर साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख थे, इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष थे और अयातुल्ला खामेनेई के ट्रस्ट अस्ताने कुद्स रज़वी में विज्ञान उपाध्यक्ष भी। 2018 में उन्होंने खुद ईरान के सर्वोच्च नेता को परमाणु नीति पर भाषण दिया था। साफ था वह केवल वैज्ञानिक नहीं, रणनीतिक योजनाकार भी थे। 13 जून 2025 इसराइली ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर इसराइल ने मिसाइलें दागी। तेहरान के बाहरी इलाके में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, वहीं डॉक्टर तेहरानची भी मौजूद थे। उसी हमले में उनका अंत हो गया।
साथ ही मारे गए IRGC प्रमुख हुसैन सलामी और सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी। विशेषज्ञों का कहना है कि तेहरांची जैसे वैज्ञानिकों की मृत्यु ईरान के सैन्य और वैज्ञानिक ढांचे में एक बड़ा झटका है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि एक सोच का अंत भी माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस मामले से अमेरिका ने खुद को अलग करने का दावा किया है। हालांकि ईरान का कहना है कि इस हमले के लिए वो अमेरिका को भी जिम्मेदार मानता है।